हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ शुरू कर रहे हैं अध्याय 7 प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा है कि जो प्राणी होते हैं वो या तो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके एक ही कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन सब एक ही कोशिका में संपन्न होता है। परंतु जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनका जो शरीर होता है वह जटिल होता है और कई कोशिकाओं का बना होता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा कई हजारों कोशिकाओं का बना है, पर हमारा जो शरीर है वो कई अरबों कोशिकाओं का बना होता है। और ये जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है जो एक विशिष्ट कार्य के लिए संचालित रहते हैं। और ये जो कोशिकाएं वो एक साथ काम करती है और इस प्रकार बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। आपको ये आश्चर्य होगा कि हमारा जो पूरा शरीर है वो केवल 4 प्रकार के ऊतकों का बना होता है, अर्थात इतना बड़ा शरीर और केवल 4 प्रकार के ऊतकों का ही बना है। इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि अमाशय है, फुफ्फुस है, हृदय है, वृक्क है। ये जो है वो सभी अलग अलग प्रकार के ऊतकों का बना होता है। ठीक है, और इनका विभिन्न विभिन्न कार्य भी है। जैसे किडनी का कार्य है रक्त को छानना, लंग्स का कार्य या फुफ्फुस का कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना और श्वसन करना। ठीक है, इसी प्रकार ये जो अंग है वो मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बहुकोशिकीय प्राणी है उनमें अलग अलग तरह के ऊतक पाए जाते हैं और ये ऊतक ही अलग अलग प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं। अब हम यहाँ शुरू करते हैं प्राणी ऊतक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे एक अंग में एक ही प्रकार कई प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे और उन ऊतकों के कारण जो होगा, उन ऊतकों के कारण हम ये बता सकते हैं कि जो वो भिन्न भिन्न प्रकार के काम करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक 4 प्रकार के यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो ये जो 4 प्रकार के ऊतक है वही सभी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करेगी और ये 4 प्रकार के जो ऊतक है वही हमारे शरीर का निर्माण करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपकला ऊतक। इस ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं या हम इंग्लिश में इसे कह सकते हैं एपिथीलियल ऊतक। क्या कहेंगे हम इसको? एपिथीलियल ऊतक कहेंगे। तो जो एपिथीलियल ऊतक होता है वो एक मुक्त स्तर का होता है, अर्थात हमारे जो बॉडी फ्लूइड या देह सरल होता है उसकी ओर और बाह्य वातावरण में संपर्क स्थापित करता है। जैसे हमारा स्किन है या हमारी जो त्वचा है उसके अंदर उसकी वो जो त्वचा होती है वो पूरा ही उपकला ऊतक से बनी होती है। और हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर के जो अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, अंग जो होते हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग यानी उनका जो अस्तर होता है वो सभी इसी कोशिका का या इसी ऊतक का बना होता है। हमारी जो धमनी है, शिरा है, इनका जो ये जो नलियाँ हैं इनका जो अस्तर है या इन कोशिकाओं का जो बाह्य त्वचा है वो सभी किसकी बनी होगी? उपकला ऊतक की बनी होती है। ठीक है, इसमें ये जो कोशिकाएं होती है वो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या आधात्री द्वारा दृढ़ता से जुड़ी रहती है। जैसे ये इस तरह से मैं जो कोशिकाएं बना रही हूँ वो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है? बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी होती है। अब इसमें ये उन्होंने ये भी बताया कि सरल उपकला ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल और संयुक्त। दिखाई दे रहा है आपको? ये 2 प्रकार की उपकला होती है, सरल और संयुक्त। तो सरल उपकला जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा और संयुक्त है वो कई प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक लेयर का फॉर्मेशन करेगी। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जो उपकला ऊतक है वो 2 प्रकार का बना होता है, सरल और संयुक्त।
इसमें यह भी बताया गया है कि सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सरल उपकला ऊतक एक ही स्तर का बना होता है और यह देह गुहा का मतलब मैंने बोला था कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अंदर अंदर जो गुहाएं होती है, वाहिनियाँ का मतलब कई प्रकार की नलिकाएं, और जैसे धमनी है, शिरा है, इनमें भी इनका जो अस्तर है, अस्तर का मतलब होता है इनका जो आउटर जो पार्ट होता है या बाह्य त्वचा होती है वो इसका ही बनी होती है। संयुक्त उपकला ऊतक 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होगा। जैसे मैंने पहले तुम लोगों को बताया कि संयुक्त जो होता है वो जैसे ये एक लेयर है, उसके नीचे कोई दूसरा लेयर होगा, इस प्रकार ये बहुत सारी लेयर्स का बना हो सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त उपकला ऊतक। संयुक्त उपकला ऊतक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक स्तरों का बना होता है और इसका कार्य रक्षात्मक है। जैसे जहाँ भी संयुक्त उपकला ऊतक की बात आ जाती है वो रक्षा का कार्य करता है। हमारा जो त्वचा है वो भी संयुक्त उपकला ऊतक की बनी होती है। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल ऊतक उपकला ऊतक 3 प्रकार का होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है शल्की, दूसरा है घनाकार और तीसरा है स्तंभाकार। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है हमें शल्की जिसको स्क्वैमस बोलते हैं, घनाकार जिसको क्यूबॉइडल बोलते हैं और स्तंभाकार जिसको हम कॉलमनर बोलते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्तंभ के आकार की ये जो कोशिकाएं हैं ये सभी कौन सी होगी, कॉलमनर एपिथेलियम या स्तंभाकार वाला जो सरल ऊतक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। शल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं का, अब उन्होंने सबसे पहले शल्की वाला दिखाया है। ठीक है। शल्की उपकला ऊतक जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये शल्की प्रकार का उपकला ऊतक यहाँ पे दिख रहा है, ये घनाकार है और ये वाला जो है वो स्तंभाकार है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो सरल उपकला ऊतक है वो भी 3 प्रकार का बना होगा, शल्की, घनाकार और स्तंभाकार। ये याद होना चाहिए आप लोगों को कि शल्की ऊतक ये सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो इनके जो डायग्राम्स हैं या इनके जो चित्र है वो भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि समय पे हम चित्र बनाकर भी उस चीज़ को अच्छे से दिखा सकते हैं। तो शल्की यानी जो है वो उसके बारे में हम देख रहे हैं कि शल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति, जैसे मैंने कहा था धमनी, शिरा तथा फेफड़ों के वायु कोश, जैसे हमने ये फेफड़ा बनाया है, ये हमारे 2 फेफड़े हैं, तो इस फेफड़े में सबसे लास्ट की जो कोशिकाएं होती है जिसको हम बोलते हैं वायु कोश, और ये वायु कोश ही जो होती है वहीं पे धमनी और शिराओं का जाल बिछा रहता है और वहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे उपकला ऊतक, और उपकला में हम शल्की उपकला ऊतक पढ़ रहे थे। शल्की उपकला में मैंने ये बताया था कि जो एयर सैक्स होते हैं वो शल्की उपकला के ही बने होते हैं और ये एक सिंगल लेयर, एक अस्तर की रहती है, सिंगल लेयर रहती है और यहाँ से धमनियों का जाल बिछा रहता है और वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो उन धमनियों में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनमें वापस शरीर से बाहर निकालने के लिए चली जाती है। इस प्रकार अगर वहाँ पे 2-3 स्तर होंगे तो ये कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए वहाँ पे शल्की एपिथेलियम पाया जाता है और वो भी सरल वाला शल्की एपिथेलियम पाया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान वो अच्छी तरीके से हो जाए। इसके साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कि यह जो शल्की एपिथेलियम होते हैं वो वृक्क को यानी नेफ्रॉन्स, क्योंकि जो वृक्क जो होता है वो उसकी एक यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है और उस नेफ्रॉन में के नलिकाकार भागों में पाया जाता है, ग्रंथियों में, ग्लैंड्स में और वाहिनियों में इस प्रकार का ऊतक पाया जाए या इस प्रकार का सरल शल्की ऊतक पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? सबसे मेन काम इसका है स्त्रवण और अवशोषण, यानी जहाँ पे भी अवशोषित करना है कोई भी काम या स्त्रावित करना है वहाँ पे इस प्रकार के ऊतक का काम होगा।
वृक्क में वृक्कों की जो कॉन्वोलेटेड सूक्ष्म नलिका होती है वो भी, उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इसमें जो दिखाया जा रहा है कि वृक्क की जो नलिकाएं हैं, वृक्क नलिकाएं जो होती, जो कि सूक्ष्म नलिकाएं होती वृक्क की, तो उन वृक्क नलिकाओं के में सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। जैसे ये वृक्क नलिकाएं समझो, तो इन वृक्क नलिकाओं के अंदर की ओर माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। और वो सूक्ष्मांकुर जो होते हैं वो आंत में, अमाशय में और आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं, और ये स्त्रवण और अवशोषण में सहायता करते हैं। जैसे हम ये पूछा जाए कि माइक्रोविलाई करते क्या है, तो ये सूक्ष्मांकुर क्या करते हैं, अवशोषण और स्त्रवण में सहायता करते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पाए, इसमें ये बता रहा है कि यदि यह माइक्रोविलाई जो है वो स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पाए जाते हैं, तो इसे सीलिएटेड उपकला कहते हैं। जैसे अभी वो बताया जा रहा है ये वाला, कि अगर ये जो घनाकार है और स्तंभाकार है, इनकी कोशिकाओं के ऊपर अगर सीलिया पाए जाते हैं या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, तो उन कोशिकाओं को या उन ऊतकों को क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथीलियम, या हिंदी में इसको बोलेंगे पक्षाभि उपकला। आगे समझ में सभी को, पक्षाभि उपकला इसे कहते हैं। इनका कार्य क्या है कि इनका कार्य कणों तथा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर निश्चित दिशा में ले जाना। जैसे इन सूक्ष्मांकुरों का क्या काम होता है कि कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं या जो श्लेष्म या चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको उपकला की सतह से एक की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाने का काम इनका होता है। यह श्वसनिका यानी ब्रोंकाई और डिंब वाहिनी में पाई जाती है। श्वसनिका यानी यदि हम श्वसन का ये भाग बनाए, तो ये जो है वो श्वसनिका ही है, जिसको कि ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ पे ये सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे, और इसके साथ ही जो अंड कोशिका होती है, अंड वाहिनी, उसमें भी ये उपकला सीलिएटेड पाई जाएगी, जिसको कि हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब ये होती है मादा जनन अंग में पाई जाती है। मादा जनन अंग अर्थात यह सीलिया उन स्थानों पे ज़्यादा पाए जाएंगे जहाँ से कोई वस्तु गुजर रही है। जैसे वृक्क नलिकाओं में या श्वसन में कोई ना कोई चीज़ वहाँ से जा रही है। जैसे वृक्क नलिका में मूत्र जाता है, और श्वसन में कोई ना कोई वायु जा रही है, और फैलोपियन ट्यूब में जो है वो अंड जा रहा है। तो जहाँ से कुछ ना कुछ गुजरना होता है, वहाँ पे सीलिया पाए जाएंगे या सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे, जिससे कि वो उस स्थान से बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ निकल जाए। अब यहाँ पे दिखाई जा रही है कि कुछ स्तंभाकार और घनाकार, जैसे ये स्तंभाकार ये वाला दिया है, ये घनाकार है और ये स्तंभाकार है। तो यही वो बता रहे हैं कि कुछ स्तंभाकार और घनाकार जो होता है
कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषता है। स्त्रवण यानी वहाँ की कोशिकाएं कुछ न कुछ स्त्रावित करती है, और ऐसी उपकला को हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसे जहाँ पे सीलिया पाया जाता था इसलिए हमको सीलिएटेड एपिथेलियम कहा, पर अब जहाँ पे कुछ चीज़ स्त्रावित हो रही, जैसे ये दिखाई जा रही है ग्लैंड दिखाई जा रही है, यहाँ कुछ न कुछ चीज़ स्त्रावित होगी, तो उसे हम उसी एपिथेलियम या उसी उपकला को हम नया नाम दे देंगे, क्या, स्त्रावी, या इसको हम नाम दे देंगे ग्रंथिल उपकला। क्या नाम दे देंगे इसको, ग्रंथिल उपकला। और इसे भी दो समूह में वर्गीकृत किया जाता है, एक कोशिकीय ग्रंथिल और बहुकोशिकीय ग्रंथिल। जैसे एक ही कोशिका वाला जो अगर ग्रंथि होगी तो उसको हम एक कोशिकीय ग्रंथि कहेंगे। जो जैसे कि आहार नाल में कलश कोशिका एक होती है, गॉबलेट सेल। आहार नाल अगर का हम बनाएं तो आहार नाल के अंदर एक कोशिकीय ग्लैंड होगी या एक कोशिकीय ग्रंथि होगी, जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल। या बहुकोशिकीय कोशिकाएं हो सकती है, जैसे लार ग्रंथि, जो हमारे मुख में जो लार आती है वो भी किसी न किसी ग्रंथि से आती है, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। और वो लार ग्रंथि जो होता है वो बहुकोशिकीय कोशिकाओं का बना होता है। तो यहाँ पे उसने दोनों उदाहरण दे दिए, एक कोशिकीय उदाहरण जो कि गॉबलेट सेल है और बहुकोशिकीय उदाहरण जो कि लार ग्रंथि है। स्त्रावी कोशिका में स्त्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को, अब स्त्राव के निष्कासन के आधार पर, अभी तो उन्होंने कोशिका के आधार पर बताया कि ग्रंथिल कोशिका कितने प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब स्त्रावी कोशिका में स्त्राव के निष्कासन यानी स्त्राव किस प्रकार से निकल रहा है उसके आधार पर भी ग्रंथियों को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे बहिर्स्त्रावी और अंतःस्त्रावी कह रहे हैं। दिख रहा है यहाँ पे सभी को, बहिर्स्त्रावी और अंतःस्त्रावी। बहिर्स्त्रावी को बोलते हैं एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन की स्पेलिंग यहाँ सही नहीं बनी है, एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन है, यहाँ ईओक्राइन लिखा है, ठीक है, इसको चेंज कर लेना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब इन्होंने उदाहरण दिए हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के। बहिस्त्रावी ग्रंथि से, यहाँ दिखाई दे रहा है, बहिस्त्रावी ग्रंथि से श्लेष्म, लार, कर्णमोम, तेल, दुग्ध और अमाशय एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्त्रावित किए जाते हैं। जैसे उन्होंने बता दिया कि एक्सोक्राइन जो है वो क्या क्या कार्य करेगी। एक्सोक्राइन अगर कोई ग्लैंड है तो वो क्या क्या स्त्रावित कर सकती है, वो कर सकती है श्लेष्म यानी म्यूकस, लार, कर्णमोम यानी एयरवैक्स, तेल, दुग्ध यानी दूध, अमाशय एंजाइम आदि सभी स्त्रावित अगर कोई ग्रंथि कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन, ठीक है। और इसका मुख्य अगर हम कार्य ये भी बोलेंगे कि ये जो कोशिकाएं या नलिकाएं होती वो अर्थात जो ग्रंथि होती वो नलिकाकार होती है। जो हमने अभी ऊपर जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो बताई उसमें नलिकाएं होती हैं, ये भी इसका मेन कैरेक्टर है। जबकि इसके विपरीत जो हमने दूसरी बताई है, दूसरी वाली कौन सी बताई, दूसरी वाली बताइए, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, यहाँ सभी को दिख रही है। इसके विपरीत अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ जिसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं, वो उनमें नलिकाएं नहीं होती, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन या अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती, और इनके जो उत्पाद होते हैं वो हार्मोन, ये हार्मोन का स्त्रवण करते हैं और ये सीधे तरल में जैसे कि रक्त में आदि में ये इनके जो उत्पाद है वो छोड़े जाते हैं, अर्थात इनकी खुद की कोई नलिकाएं नहीं होती। तो अंतःस्रावी और बहिस्त्रावी ग्रंथियों का भी तुम लोगों को एक अंतर पूछा जा सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ क्या होती, तो आप इसका अंतर भी बता सकते हो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, बहिस्त्रावी ग्रंथियों से क्या स्राव होता है, और उनमें किस में नलिकाएं होती है किस में नहीं होती। इसके आधार पर भी आप लोग ये दो उसके अंतर बता सकते हो।
अब हम आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त उपकला ऊतक क्या है। अर्थात हमने बताया था कि अगर कोई कोशिकाओं का केवल एक ही स्तर बन रहा है तो उसको हम एक सरल उपकला कहेंगे, परंतु जब इसके कई स्तर बने होंगे, उसी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के अगर कई स्तर बने होंगे तो हम उसको संयुक्त उपकला ऊतक कहेंगे। ये यहाँ पे इसका डायग्राम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संयुक्त उपकला ऊतक दिखाई दे रहा है। इसमें कई कोशिकाओं के, यानी ये जो शल्की एपिथेलियम है उसके कई लेयर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो संयुक्त उपकला ऊतक एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है और इस प्रकार स्त्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है, यानी ये स्त्रवण और अवशोषण का काम ज़्यादा नहीं करेगी। इसका मुख्य कार्य होता है रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना, यानी रक्षा कवच का कार्य ये ज़्यादा करती है संयुक्त उपकला। यह स्त्रवण और अवशोषण से संबंधित नहीं। अगर आपको ये एमसीक्यू में आ गया कि कौन सी जो उपकला है वो स्त्रवण और अवशोषण से संबंधित है, तो वो आप सरल उपकला को ही लगाएंगे, वहाँ पे आप संयुक्त उपकला को नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब ये उन्होंने बताया कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह त्वचा की शुष्क सतह, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये संयुक्त उपकला? त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह। मुख गुहा का मतलब हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर की जो भी ऊतक होंगे वहाँ पर यहाँ पाई जाएगी। ग्रसनी, हमारी आहार नाल में जो ग्रसनी होती है। लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, आपने सभी ने पैनक्रियाज सुना होगा, अग्नाशय। वहाँ की वाहिनियों के जो भीतरी स्तर होगा वो सभी किसका होगा? संयुक्त उपकला का होगा। तो आपको ये सभी याद करने हैं कि संयुक्त उपकला कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये सभी आप लोगों को हाईलाइट करके और उसको याद करना पड़ेगा। इसमें ये बताया कि उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतः कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती। लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ कोशिकाओं की संरचनात्मक में कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। ये दृढ़, आसंजी एवं अंतराली, ये 3 प्रकार की संधियाँ इसमें होती है। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती है। आसंजी जो होती है वो पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। और अंतराली संधियाँ जो है वो आयनों और छोटे अणुओं को कभी कभी बड़े अणु के से तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर करती है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो उपकला ऊतक है उसमें 3 प्रकार की संधियाँ पाई जाती है, आसंजी, अंतराली और दृढ़। और ये कहाँ कहाँ क्या क्या काम करती है ये आपको याद होना चाहिए। तो ये वाला भी जो हमारा पैराग्राफ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ इस प्रकार हमारा जो उपकला ऊतक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी को उपकला ऊतक के बारे में पता चल गया है कि ये सभी हमारे शरीर में जहाँ जहाँ स्तर का काम कर रहा है वो सभी उपकला ऊतक कर रहा है। उपकला ऊतक 2 प्रकार का होता है, सरल और संयुक्त। सरल भी 3 प्रकार का होता है, शल्की, घनाकार और सिलिएटेड, और शल्की, घनाकार और स्तंभाकार। यहाँ पे स्तंभाकार दिखाई दे रहा है। स्तंभाकार में हमें ये दिख रहा है कि ये भी शायद हमको संयुक्त जैसी दिखाई दे रही है, पर ये संयुक्त जैसी नहीं है, बल्कि इनकी कोशिकाएं भी लंबी लंबी होती है। और इसमें जो केंद्रक है उसकी स्थिति कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी। तो हमें ऐसा लगता है कि ये संयुक्त उपकला है, जबकि ये संयुक्त उपकला नहीं है। इस प्रकार हमने उपकला ऊतक के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ले ली है। अब दूसरा हम ऊतक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। यहाँ सभी देख रहे हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है वो इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको? कनेक्टिव टिश्यू। अर्थात कोई ना कोई कनेक्शन या एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम भी ये करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे दिखाया कि जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक है। संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा
आलम्बन के आधार पर इसका यह नाम दिया गया है। आलम्बन का मतलब होता है यह शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है और एक शरीर को चलने और उसकी शारीरिक क्षमता प्रदान करना, ये सभी इस ऊतक का काम है। यहाँ पे सभी इस ऊतक के डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी जो है वो संयोजी ऊतक के ही उदाहरण है। ये जो सभी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सभी संयोजी ऊतक के ही उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम संयोजी ऊतक पढ़ेंगे कि क्या होता है संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक और रक्त आदि इसमें सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है इसमें? उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक और रक्त। अर्थात रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन तंतु स्त्रावित करती है। अर्थात संयोजी ऊतक जो है वो, रक्त जो है वो तो तरल प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हमारे पूरे शरीर में बहता है, परंतु जो उपास्थि है, अस्थि है, वसी ऊतक, ये सभी क्या काम करते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो संरचनात्मक प्रोटीन तंतु का स्त्रवण करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। और अर्थात ये जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे उस उपास्थि, अस्थि को थोड़ा लचीलापन प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी है ये ऊतक को शक्ति देते हैं, प्रत्यास्थता देते हैं और लचीलापन प्रदान करते हैं। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्त्रावित करती है। पॉलीसेकेराइड यानी ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जब बहुत अधिक मात्रा में अणु, बहुत सारे असंख्य अणु जब इसमें जुड़े रहते हैं तो उसको पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है असंख्य और सेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री का कार्य करता है। तो ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो कोशिका और तंतु के बीच में उपस्थित होकर उसको एक प्रकार के आधात्री का यानी चिपकाने का काम करता है। संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में बांटा गया है: लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक क्या है और उसके कितने प्रकार है, ये आपको लिखने को आ सकता है। तो आपको ये याद अच्छे से करना है कि संयोजी ऊतक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: लचीला संयोजी ऊतक, सघन